हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम कवर कर रहे थे पीजीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हेल्पफुल भी रहेंगे एनडीए नेट जीआईसी लेक्चरर के लिए भी। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है यदि आपका, तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि ये जो चैनल पे जो क्वेश्चंस चल रहे हैं तो सबके लिए हेल्पफुल हो जाएँ और सभी को लाभ मिले इससे। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करें कम से कम और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए, और कोई क्वेरी सजेशन तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 72 नंबर हमारा क्वेश्चन है। कथन और कारण दिया हुआ है। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही संपूर्ण गति का निरूपण करते हैं। कारण बताया है कि निश्चित जो लक्ष्य की दिशा में बढ़ रही गति किसी भी भांति रोकी नहीं जा सकती। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन और कारण वाले शब्द ये जो क्वेश्चन है ज़रूर आते हैं आपके एग्ज़ाम में, नेट में भी आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत जो होता है, रेखीय सिद्धांत किसी निश्चित दिशा में, एक दिशा से दूसरी एक निश्चित दिशा में गति करता है, और जो गति होती है निरूपण रूप से होती है। ठीक है, क्योंकि निश्चित लक्ष्य की दिशा में बढ़ रही गति किसी भी भांति रोकी नहीं जा सकती। तो क्या बताइए आंसर क्या राइट होगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए के सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या आंसर राइट होगा? आंसर हमारा राइट है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, आर गलत कैसे है? क्योंकि कारण जो बताया है वो गलत है। ठीक है, और जो पहले रेखी एक कोई भी मतलब परिवर्तन होता है, एक निश्चित जो रेखी बताया है, रेखी दिशा में होता है, निश्चित रूप से जो संपूर्ण गति का निरूपण होता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि वो रोकी नहीं जा सकती, रुक सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कंटिन्यू वो चलती रहे, परिवर्तित भी हो सकती है, रुक भी सकती है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत समाज के एक दिशा में परिवर्तन को कहते हैं, जो हमेशा सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर होता है, जबकि कोई भी आंदोलन की गति को कम या ज़्यादा या रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? समायोजन, संदर्भ समूह, सात्मीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, संदर्भ समूह। व्याख्या देख लेते हैं। एक ऐसा समूह को जो संदर्भ समूह कहते हैं, जो एक साथ एक जो व्यक्ति होता है अपना समाजीकरण बिठाता है अथवा समाजीकरण बिठाने की आकांक्षा रखता है, तथा जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। पश्चिमीकरण भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है। ठीक है, ये हमारे एम.एन. श्रीनिवास जो है इंडियन थिंकर हैं, एम.एन. श्रीनिवास, तो इन्होंने ही पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दी पावर एलिट पुस्तक के लेखक कौन है? सी राइट्स मिल, बर्टोमोर, डेविस, एस.एन. आर्मस्ट्रांग। तो कौन है? आंसर हमारा जो है राइट है वो ए, सी राइट्स मिल। सी राइट्स मिल ने अपनी पुस्तक द पावर एलिट 1956 में अमेरिकी समाज में सत्ताधारी का विवरण दिया है। उन्होंने अमेरिका में 3 मुख्य संस्थाओं की पहचान की: व्यापारी निगम, फौज, संघीय सरकार। मिल्स मानते हैं कि इन पदों पर आसीन लोग अपने मूल्यों, हितों और आदर्शों के आधार पर एक अल्पसंख्यक शासक तंत्र बनाने के लिए आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है
यह किसकी मान्यता है कि मानव जो होता है जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित है? यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व किस विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्वों के सह अस्तित्व पर आधारित है? मार्क्स, कोजर, सीमेल और वेबर। तो आंसर ऑब्वियसली राइट होगा हमारा ए, मार्क्स जी, क्योंकि इन्होंने ही संघर्ष की बात की है। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व विपरीत, जो मूल तत्व होता है वो विपरीत दिशाओं में विरोधी तत्व की बात है, इसका अस्तित्व पर आधारित होता है। मार्क्स ने इस बारे में बात की है। मार्क्स का मानना है कि किसी भी समाज में स्थिरता उस समाज में उपस्थित दो विपरीत तत्वों के बीच संघर्ष के कारण होती है। एक वर्ग जिसके हाथ में निजी संपत्ति होती है दूसरे वर्ग को अपने अधीनस्थ रखती है और उसका शोषण करके अपने हित को सुधारती है। दूसरा वर्ग होता है हमेशा प्रथम वर्ग से संघर्षरत रहता है। औद्योगिक समाज में यह संघर्ष ज़्यादा प्रखर और स्पष्ट हो जाता है। जो संघर्ष होता है ज़्यादा प्रखर और स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह तथ्य प्रक्षेपित किया है कि परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है? परेटो, स्पैगलर, टाइनेबी, सोरोकिन। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है टाइनेबी। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने, कौन है ये भी याद रखना है आपको, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकार। इसकी जो तथ्य इन्होंने दिया, परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या भी दी हुई है। टाइनेबी ने सृजनात्मक अल्पसंख्यक की अवधारणा दी है जिसमें कहा कि चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत पर चक्रीय सामाजिक परिवर्तन आता है। उन्होंने कहा कि सभ्यता जो होती है चुनौती दो क्षेत्रों में मिलती है, एक भौगोलिक स्थिति जो होती है बाह्य और सामाजिक आंतरिक परिस्थिति होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। पीवी सोरोकिन जो है, पीए सोरोकिन को निम्न के मध्य विभेद के लिए जाना जाता है। किसके मध्य विभेद के लिए जाना जाता है? अंतः समूह और बाह्य समूह, समूह में प्राथमिक और द्वितीयक संबंधों हेतु, यांत्रिकी एकात्म और सवय एकात्म हेतु, या अंतः क्रिया की घनिष्ठता संविदात्मक अनिवार्य व्यवस्था के हेतु। तो आंसर जो हमारा राइट है वो डी, अंतः क्रिया की घनिष्ठता संविदात्मक और अनिवार्य व्यवस्था के हेतु। और ये जो यांत्रिक एकता और सावयव एकता की अवधारणा किसने दी है? स्पेंसर जी ने दी है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत भी दिया है जिसके अनुसार समाज की संस्कृति 3 भागों में बांटी गई है: आदर्शात्मक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति। ये संस्कृतियाँ किसी समाज में एक चक्रीय क्रम में चलती हैं और सामाजिक में जो होता है समाज में परिवर्तन लाती है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? मानव व्यवहार की अनुकूलनशीलता, नेतृत्व, व्यक्ति की भूमिका, धर्म। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सामाजिक गतिशीलता जो होती है उसके कारक उत्तरदायी नहीं है हमारा धर्म। बाकी ये जो मानव का जो व्यवहार होता है अनुकूलनशीलता ये भी है और नेतृत्व भी है, व्यक्ति की भूमिका भी है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। धर्म का आधार जो होता है विश्वास होता है या सामाजिक नियंत्रण का काम करती है जिसके कारण समाज में स्थिरता एवं स्थायीपन पाया जाता है। धर्म व्यक्ति को सामाजिक दायरों में बने रहने एवं उनका सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। यह सामाजिक परिवर्तनशीलता का घोतक नहीं होता बल्कि यह सामाजिक स्थिरता का परिचायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि ज्ञान की जो स्थिति होती है बदलती जाती है या बदल जाती है? जैसे एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में जो प्रवेश करता है तो संस्कृति उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश कर जाती है। किसका है? डेविड हार्वे, फ्रेडरिक जेम्स, ल्यूटॉर्ड या हैबरमास। तो आंसर जो है इसका वो है सी, ल्यूटॉर्ड ने। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में अगली सीरीज़ लेके आएंगे इसी से रिलेटेड, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।